बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम बच्चे में कुछ बदलाव आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, या तो बच्चा बहुत बार बार बीमार पड़ रहा है, छोटी छोटी बात पे रो रहा है, या कहीं पे भी बाहर जाओ तो एकदम अचानक से चिपकने लग गया है। कुछ बच्चे बिल्कुल माँ पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत चुप हो गए हैं, या कोई बच्चे बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत बार बार सडनली गुस्सा करने लगे हैं। तो ये बच्चों में जो बहुत अलग अलग किस्म के बदलाव आते हैं, कई बार पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि इसके साथ कैसे डील किया जाए। पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद ये पासिंग फेज है, ऐसे ही चला जाएगा, बट कई बार ये पासिंग फेज नहीं होता है। कई बार ये बच्चों की इमोशनल स्ट्रगल होती है जो पेरेंट्स पहचान नहीं पाते हैं, और जब तक कि वो उस पर ध्यान दे वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है, या बच्चा बहुत ही ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद ही पेरेंट्स का ध्यान जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चों की ये जो इमोशनल स्ट्रगल है वो क्यों होती है, किस तरह से वो बिहेवियर में दिखती है, और क्यों ऐसे बिहेवियर्स बदलते हैं, और पेरेंट्स को किस तरह से क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो ऐसी बच्चों की इमोशनल स्ट्रगल्स को और बिहेवियर्स को पहचान पाए और टाइम पे उनकी हेल्प कर पाए। तो सबसे पहले हम समझें कि बच्चों की ये जो इमोशनल स्ट्रगल है वो हम क्यों नहीं पहचान पाते, क्यों इतना मुश्किल है पहचानना। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम लोग एडल्ट्स की तरह बच्चों में एक इमोशनल वोकैबुलरी नहीं होती है। उनके पास ये भावनाओं के लिए, उनकी मेंटल स्टेट के लिए शब्द ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनकी जो इमोशनल स्ट्रगल है वो बिहेवियर के स्वरूप में बाहर आती है, क्योंकि वो अपने मन में क्या है वो बता नहीं पाते। मुझे एंजाइटी है, या मैं दुखी हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है, ये वो पहचान नहीं पाते और ना उनको लेबल दे पाते, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी जो भावनाएं हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाते, वो उनके बर्ताव में आती है, बिहेवियर में बाहर दिखती है। और दूसरी रीजन ये भी है कि बच्चों का ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो चुका होता है। तो जो उनका ब्रेन का सेंटर है जो पहचानता है बिहेवियर को संभाल सकता है, वो पूरी तरह से बचपन में डेवलप नहीं हुआ होता है। तो ये दोनों कारण की वजह से ये जो है फिजिकल बिहेवियर हमें लगती है कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, बच्चा क्यों इस तरह से कर रहा है, बच्चे का बिहेवियर एकदम चेंज क्यों हो गया है, बट एक्चुअली इसके पीछे कारण कुछ और हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई दो बच्चे सेम नहीं होते हैं। तो हर बच्चा अपने इमोशंस या अपनी अंदर की स्ट्रगल को अलग तरीके से बाहर दिखाता है। कोई बच्चा बहुत शांत हो जाता है, कोई बहुत अग्रेसिव हो जाता है, कोई बहुत खाता है, कोई बिल्कुल नहीं खाता है, कोई एकदम विड्रा हो जाता है, कोई बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग हो जाता है। तो हर बच्चे में ये जो बिहेवियर है वो अलग तरीके से दिखती है। तो इसीलिए भी पेरेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनके दो बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला बच्चा जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसी तरह से हमें दूसरे बच्चे के भी बिहेवियर की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। तो ये सारे कारणों की वजह से पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं पहचानने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो इसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत छोटी छोटी बिहेवियर चेंजेस में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से एंजाइटी या पैनिक नहीं लाना चाहिए, बट थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए ताकि पहचान पाए कि बच्चा ये सारी बिहेवियर के पीछे बच्चा एक्चुअली कहना क्या चाहता है। जैसे हम कहते हैं कि स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। पेरेंट्स खुद भी अपने लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। जैसे पेरेंट्स का खुद का काम का स्ट्रेस हो, उनके खुद की फैमिली पॉलिटिक्स हो, या खुद के उनके शादीशुदा जीवन के जो तनाव है, स्ट्रेस है, कई बार उसकी वजह से पेरेंट्स इतने बिजी रहते हैं कि वो बच्चों की जो है ये छोटी छोटी बिहेवियर चेंजेस नहीं पहचान पाते, या बच्चों के जो इमोशनल क्यूज है वो भी समझ नहीं पाते। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स चूक जाते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर में या इमोशन के चेंजेस पहचानने में या पकड़ने। सो एज पेरेंट्स मैं आपको कहूंगी कि ये सारे जो मैं अभी पॉइंट्स बताऊंगी वो पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए बिहेवियर चेंजेस के लिए, ताकि आप पहचान पाए कि आपके बच्चे में कुछ इमोशनल स्ट्रगल है या नहीं। सबसे पहला तो बच्चे की पर्सनालिटी में चेंज आना। मतलब बच्चा पहले अगर बहुत फ्रेंडली है तो अभी एकदम वो इंट्रोवर्ट बन रहा है। बच्चा पहले बहुत शांत था तो अभी बहुत ही चिड़चिड़ा बन रहा है। बच्चा सबसे मिलता जुलता था, अभी अकेला रहना पसंद करता है। दोस्तों से बार बार झगड़े हो रहे हैं, उसके स्कूल से कंप्लेन आ रही है। तो अगर पर्सनालिटी में आपको कोई चेंज लग रहा है तो ये एक साइन है। दूसरा कि बच्चा अगर विड्रॉ कर रहा है जरूरत से ज्यादा, जैसे कि अपने रूम में ही बंद रहना, बाहर घूमना फिरना नहीं, अगर फैमिली साथ खा रही है, फैमिली कहीं बाहर जा रही है तो भी हमेशा अकेले रहना, अगर सब फोटो खींच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं तो बच्चा अकेला रूम में बैठ रहा है, उसको आना नहीं है, तो ये भी एक साइन है। तीसरी साइन है कि बच्चा बहुत ही अगर अचानक से एकदम गुस्से वाला है, इरिटेबल हो रहा है, मतलब बार बार चिढ़ रहा है, हर चीज पे उसको गुस्सा आ रहा है, हर चीज पे टेंशन दिख रहा है, उसको चिड़चिड़ा हो रहा है। पहले जो बात पे वो आराम से जवाब देता था अभी एकदम ही वो अनाप शनाप जवाब देने लगता है, सामने बहुत जरूरत से ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चौथा है, खास करके छोटे बच्चों में दिखता है कि बच्चा एकदम क्लिंगी हो जाता है, मतलब माँ बाप को हमेशा चिपका रहता है, डर में बहुत रहता है, छोटी छोटी
छोटी बात पे उसको डर लगता है, उसको अंधेरे में नहीं जाना, उसको अकेले नहीं जाना, उसको किसी और के घर पे नहीं जाना, मम्मी पापा से अलग नहीं होना। जो बिहेवियर पहले छूट गई है वो दोबारा आ रही है। जैसे समझो अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, बीच में बंद हो गया तभी वापस शुरू हो गया है, या बच्चा बार बार अगर उसको पेट खराब हो रहा है, तो जो पहले जो चीजें होती थी बंद हो गई अभी दोबारा शुरू हो गई, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। स्कूल जाने में प्रॉब्लम कर रहा है, किट कर रहा है, उसको सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, तो ये सारी साइंस हैं। इसके अलावा थोड़ी फिजिकल साइंस भी हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नोटिस करनी चाहिए अगर आपके बच्चे में दिखे तो, जो शायद हो सकता है कि ये फिजिकल साइंस है पर इसके पीछे कुछ इमोशनल स्ट्रगल छुपी हुई हो। एक तो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, छोटी छोटी बात पे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, छोटी छोटी बात पे उसको सर्दी जुकाम हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है या तो इसकी इम्यून सिस्टम वीक है, या कई बार तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं फिजिकली, सब रिपोर्ट ठीक आ रहा है, पर बच्चा बीमार दिख रहा है और हमें दिख भी रहा है कि उसको पेट दर्द है। तो ये एक साइकोसोमैटिक इलनेस जो कहते हैं, ये भी भावनाओं की वजह से आती है। दूसरा, बच्चा सडनली एपेटाइट खो बैठता है, जैसे जो चीजें उसको बहुत पसंद थी वो भी नहीं खा पा रहा है या जरूरत से ज्यादा खा रहा है, तो ये भी एक साइन है। नींद भी एक फिजिकल साइन है, जो अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो उसकी नींद या तो बहुत खराब हो जाती है, या तो सोता ही नहीं है, या तो फिर जरूरत से ज्यादा सो रहा है, मतलब दिन भर सो रहा है, क्लास में सो रहा है। तो नींद भी एक इंडिकेटर होती है, अगर बच्चे में बहुत फर्क आया तो ये भी एक वार्निंग साइन है। स्कूल में भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की सडनली ग्रेड्स, एकदम अच्छा बच्चा था पढ़ाई में, एवरेज भी था, और सडनली पढ़ाई में एकदम अचानक से खराब ग्रेड्स आ रहे हैं, या तो आपको लग रहा है बच्चा स्कूल जाने में पहले अच्छा लगता था, अभी सडनली स्कूल नहीं जाना चाहता है, या टीचर की कंप्लेंट्स बहुत सडनली आने लग गई है, दोस्तों से लड़ाइयां बहुत होने लग गई हैं स्कूल में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। एनर्जी लेवल अगर बच्चे की बदल रही है, जैसे बच्चा हर बार लेथार्जिक हो रहा है, उसमें ताकत ही नहीं है खेलने कूदने की, बाहर घूमने फिरने की, सुबह उठने की, सुबह उठने में हर रोज किटपिट हो रही है, बच्चा उठ के भाग दौड़ नहीं कर पा रहा है, उसके बच्चे की उम्र के जो बाकी बच्चे उनके जितनी एनर्जी नहीं है, अगर एनर्जी कम है तो ये भी एक साइन है कि शायद बच्चे में एक इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर ये सारे साइंस आप पहचाने और आपको लगे कि इमोशनल इशू है बच्चे में, तो आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वीडियो का, तो ध्यान से सुनो। पहले तो एज पेरेंट्स रिएक्ट नहीं करना है, पहले समझने की कोशिश करनी। तो आप जो भी चेंजेस देखते हो उसको ऑब्जर्व करो, और या तो बोलो कि मैं देख रही हूँ कि तुम आज ज्यादा समय रूम में बिता रहे हो, या मुझे दिख रहा है कि आजकल ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, या मैं ये देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा घंटे अकेले रूम रह रहे हो, या मैं देख रही हूँ कि तुम खाना नहीं खा रहे हो। क्या हो सकता है? पहला ये कि रिएक्ट मत करो और ब्लेम मत करो कि तुम ये कर रहे हो, तुम ये करो। उससे अच्छा है कि फैक्ट स्टेट करो, जो आप नोटिस कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो बोलो कि मैं ये देख रही हूँ, राइट। दूसरा है कि एक दिन या एक बिहेवियर में कंक्लूजन मत ड्रॉ करो, पहले पैटर्न देखो कि क्या ये थोड़े समय तक चल रहा है, लाइक 2, 3, 4 हफ्ते तक चल रहा है। अगर कई बार ये पासिंग फेज हो सकता है, मतलब अगर एक आध हफ्ता चला तो कोई बात नहीं, अगर बाद में नॉर्मल बिहेवियर हो गया तो चलेगा, बट अगर ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है, 3-4 हफ्ते से ज्यादा ये पैटर्न्स चल रही है, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। बच्चे के साथ जब भी आपको कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो बात करो, इंटरोगेट मत करो। जैसे ज्यादातर माँ बाप बैठ के क्वेश्चंस बॉम्बार्ड करना शुरू कर देते, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताओ, कब से हुआ। जैसे इंटरोगेशन हम पुलिस वाले करते ना, वैसा लगता है बच्चों को। तो इंटरोगेशन मत कीजिए, जस्ट सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक क्वेश्चन पूछो और फिर बहुत सारा सुनो, और जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। तो जब आप सुनते हो तो आपको उनकी बातों में ही बहुत सारे क्यूज मिलेंगे कि वो क्यों ऐसा हो रहा है या वो क्या सोच रहे हैं इसके पीछे। तो सुनना ज्यादा है, इंटरोगेट कम करना है, और सुनना समझने के लिए सुनना है, जवाब देने के लिए, सुनाने के लिए, ज्ञान या भाषण देने के लिए नहीं सुनना है। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा आपके सामने नहीं खुल पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई कारण से आपका छोटा बच्चा या टीनेजर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है, तो प्लीज उनको किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजिए जो उनका मेंटर या गाइड हो, जैसे कोई बड़ा कजिन हो, रिश्तेदार हो, चाचा, मामा, नानी, नाना, मौसी, जो भी है, जिसके ऊपर बच्चे को विश्वास है और जो बच्चे की बात सुन और समझ सके। अगर ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि आजकल परिवार बड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो प्रोफेशनली कोई काउंसलर के पास जरूर भेजिए, क्योंकि बच्चे कई बार अपने माँ बाप के साथ सब कुछ नहीं शेयर कर पाते, बट एक काउंसलर हो या कोई न्यूट्रल पार्टी हो, उनके सामने बच्चे बहुत ज्यादा आसानी से अपनी बात कहते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर प्रोफेशनल हेल्प लेने से आपके बच्चे की आप हेल्प कर पाते हो तो जरूर लीजिए। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि देखिए, बच्चे जो हैं वो
अपनी इमोशनल स्ट्रगल्स नहीं बता पाते हैं, उनके पास शब्द नहीं होते हैं, तो वो अपनी बिहेवियर के द्वारा बताते हैं। तो एज पेरेंट्स हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे की जो इमोशनल स्ट्रगल्स है वो अलग अलग प्रकार से बाहर आती है। वो फिजिकल बिहेवियर में बाहर आती है, इमोशनल इम्बैलेंस में बाहर आती है, और उनके मूड चेंजेस, उनके स्वभाव में बदलाव भी दिखता है। जो फिजिकल सिम्टम्स भी हैं वो भी एक इमोशनल स्ट्रेस का साइन हो सकता है। तो पेरेंट्स को जरूर इसमें ध्यान देना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि जब हम बच्चों के साथ अगर हमें लगे कि इमोशनल चैलेंजेस हैं तो किस तरह से हमें बच्चों को इसके बारे में बातचीत बच्चों से करनी चाहिए। जैसे बिना जज किए, ज्यादा सुन के, भाषण और ज्ञान ना दे के बच्चों को एक कैजुअल सेटिंग में ले जाके आराम से कॉन्वर्सेशन करके उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और सोल्यूशन देना चाहिए। अगर आप खुद नहीं हैंडल कर पाओ तो जरूर किसी से हेल्प भी लेना ओके है। मैं वीडियोस बनाती हूँ पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं और आपने ऐसे भी कोई साइंस देखे हैं तो जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। और भी जो अगर साइंस है जो मैंने शायद मिस कर दिए वीडियो में, वो भी आप जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, गाइडलाइंस फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉजिटिव गाइडलाइंस बताई हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं आपके पेरेंटिंग जर्नी आसान बनाने के लिए। और मेरी बुक भी है जिसमें मैंने हर उम्र के बच्चों के बारे में, उनके क्या मिसबिहेवियर्स हैं, उनके क्या चैलेंजेस है और हर उम्र के हिसाब से पेरेंट्स की क्या स्ट्रगल होती है वो पहचान के उसके बारे में क्या कर सकते हैं वो भी मैंने बुक में बताया हुआ है। तो अगर आपने खरीदी नहीं है तो बुक जरूर खरीदे। और मेरा जो प्लेलिस्ट है पाथवेज टू पॉजिटिव पेरेंटिंग और गाइडलाइंस फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग, ये भी जरूर देखिए। अगर आपने बुक नहीं खरीदी हो तो Amazon पे मिल रही है या आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में भी मिलेगी। और आप अगर ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो आप बुक बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने बुक नहीं बाय की हो तो जरूर लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए।